वेनिस में जो ये लंबी ब्यूटीफुल स्लो बोट चलती हैं, इन्हें गोंडोला बोलते हैं। इन बोट्स को चलाने वाले पर्सन को गोंडोलियर बोला जाता है। ये जो दो लोग आपको दिख रहे हैं, ये गोंडोलियर हैं। ये इनकी यूनिफॉर्म होती है, ब्लैक पैंट और लाइन वाली टी शर्ट। वेनिस में गोंडोला राइड करना वेनिस जाने वाले हर टूरिस्ट का ड्रीम होता है। ये गोंडोलास आपको शहर की सारी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस पे दिख जाएंगे, जैसे कि सेंट मार्क स्क्वायर, रियाल्टो ब्रिज और भी कई जगहों पे। ये जो वेनेटियन गोंडोला राइड है, ये बेहद रोमांटिक होती है, लेकिन बहुत महंगी। 40 मिनट की राइड के दिन में आपको 80 यूरो लगेंगे और शाम 7 बजे के बाद करीब 100 यूरो, मतलब कि करीब 8,000 रुपये। शाम को ये इसलिए महंगी होती है क्योंकि जो बिल्डिंग्स में लाइटें जल रही होती हैं, उसकी कैनाल में रिफ्लेक्शन पड़ती है, जिससे कि उस राइड की खूबसूरती बढ़ जाती है और उस टाइम भीड़ भी कम होती है, तो ओवरऑल चार्म बढ़ जाता है। अगर आपको और अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप गोंडोलियर को गाना गाने के लिए बोल सकते हो, लेकिन उसके लिए वो 20 यूरो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। लेकिन राइड से पहले आप गोंडोलियर से इस राइड का जो प्राइस है, ड्यूरेशन है और रूट है, वो पता कर लेना, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। रूट का ऐसा है कि जो ग्रैंड कैनाल है, वहाँ वाटर ट्रैफिक बहुत होगा, भीड़ बहुत दिखेगी आपको, तो उससे जो आपका चार्म है राइड का, वो कम हो जाएगा। तो आप गोंडोलियर को बोल सकते हो कि आप इस राइड को जो पीछे के स्ट्रीट हैं जहाँ लोकल लोग रहते हैं, आप वहाँ पे ले चलो। आप डेफिनेटली ज़्यादा इन्जॉय करोगे, क्योंकि वहाँ लोकल्स के अच्छे ब्यूटीफुल घर होते हैं और भीड़ भी बहुत कम होती है। तो ये तो थी गोंडोला की राइड। अब हम चलते हैं ग्रैंड कैनाल की राइड पे। ये जो आपको काफ़ी चौड़ी सी कैनाल दिख रही है, इसे ग्रैंड कैनाल बोलते हैं। ये वेनिस में है। वेनिस का जो ट्रांसपोर्टेशन है मेनली इसी पे होता है, चाहे टूरिस्ट की बोट्स हों, गोंडोलाज हों, या लोकल का ट्रांसपोर्टेशन, या बाहर से सामान आना, यहाँ तक कि पुलिस भी, सभी के लिए ग्रैंड कैनाल यूज़ होती है। ये करीब 3.5 किलोमीटर लंबी है, 150 फीट चौड़ी है और 15 फीट गहरी है। इस पे जो आपको ये बड़ी सी बोट चलती हुई दिखाई दे रही है, इसे वेपोरेटो बोलते हैं। टूरिस्ट के वेनिस में घूमने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है। आप जब वेनिस आओगे तो डेफिनेटली आप सेंट मार्क स्क्वायर जाओगे, तो उसके लिए वेपोरेटो लेना सबसे बढ़िया तरीका है। तो ग्रैंड कैनाल की जो राइड होगी, उसके दोनों साइड जो बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, जो पुराने ज़माने के पैलेसेस हैं, वो आपको बहुत खूबसूरत लग रहे होंगे। तो सेंट मार्क स्क्वायर जाने के लिए जो आप वेपोरेटो लेंगे, आप इसे पियाज़ाले रोमा बस स्टेशन या सेंटा लूसिया ट्रेन स्टेशन से ले सकते हैं। तो अब पहले हम सेंटा लूसिया ट्रेन स्टेशन की बात करते हैं। वेनिस का जो आइलैंड है, ये मेनलैंड से कटा हुआ है। तो इस वेनिस को मेनलैंड से जोड़ने के लिए कॉसवे बना। उस कॉसवे पे एक्विडक्ट आ रही है, जिससे कि वो पानी की सप्लाई हो सके वेनिस के लिए। दूसरा एक हाईवे आ रहा है और तीसरा रेलवे लाइन आ रही है। ये तीनों एक साथ आ रहे हैं। तो जो रेलवे लाइन आ रही है, उसका जो रेलवे स्टेशन है मेरे पीछे है, इसका नाम है फेरोविया सेंटा लूसिया। ये 1954 में बना था। तो इस रेलवे स्टेशन के बनने से जो वेनिस है, वो बाहर का जो मेनलैंड है इटली का, उससे कनेक्ट हो गया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रैंड कैनाल की राइड वेपोरेटो से। हम सेंटा लूसिया ट्रेन स्टेशन से शुरू कर रहे हैं और सेंट मार्क स्क्वायर तक जाएंगे। ये वाली जो बिल्डिंग है, ये सेंटा लूसिया स्टेशन के ठीक सामने है। हमारी ये राइड अब ग्रैंड कैनाल पे शुरू हो गई है। ये ग्रैंड कैनाल पे बेहद खूबसूरत घर, एक के बाद एक सारे घर एक से बढ़ के एक हैं। पहले 1500s और 1600s में जब ट्रेड होती थी, तो यहाँ के जो मर्चेंट थे वो बहुत अमीर हो गए थे ईस्ट से ट्रेड करके। तो उनमें होड़ मची थी एक से एक शानदार घर बनाने की। तो ग्रैंड कैनाल के दोनों तरफ आपको जो ये घर दिखाई देंगे, बहुत ही खूबसूरत हैं और पिछले करीब 400-500 साल से इनमें कोई भी चेंज करने की परमिशन दी नहीं गई है। इसीलिए जैसे ये तब दिखते थे, वैसे ये अब दिखते हैं। ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, आप इसे ज़रा ध्यान से देखें। इस तरह की बिल्डिंग्स पूरे वेनिस में आपको दिखाई देंगी। इन बिल्डिंग्स में जो ग्राउंड फ्लोर है, वो वेयर हाउस हुआ करता था मर्चेंट्स का, मतलब गोदाम। क्योंकि ट्रेड बहुत होती थी, तो जो सामान लाते थे वो, या जो सामान आता था, उसे ग्राउंड फ्लोर पे स्टोर करा जाता था। उससे ऊपर का जो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, उस पर शोरूम हुआ करता था। उससे ऊपर का जो फ्लोर है, वहाँ पे रिच नोबल फैमिलीज रहती थी और उनकी विंडो बड़ी होती थी, ताकि ज़्यादा सनलाइट एंटर कर सके उनके फ्लोर पे। सबसे ऊपर सर्वेंट का क्वार्टर्स हुआ करता था, उसकी विंडोज़ छोटी छोटी होंगी। और सबसे ऊपर छत पे किचन हुआ करती थी।
किचन सबसे ऊपर इसलिए थी ताकि आग लगने का खतरा कम हो सके। पूरी ग्रैंड कैनाल की राइड के दौरान जो आप वेपोरेटो पे कर रहे होगे, आपको दोनों तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल घर दिखाई दे रहे होंगे और ये मेरा दावा है कि आप इनसे इम्प्रेस हुए बगैर रह नहीं पाओगे। ये जो आपको लेफ्ट में बिल्डिंग दिख रही है, ये है वेनेटियन गॉथिक आर्किटेक्चर का नमूना। पूरे वेनिस में आपको वेनेटियन गॉथिक आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग्स दिख जाएंगी। इनमें पॉइंटेड आर्चेस होती हैं और उनके ऊपर एक राउंड मेडेलियन होती है जिसके अंदर 4 लीव्स का क्लोवर होता है। ये जो आपको सामने ब्रिज दिख रहा है, ये है वेनिस का फेमस रियाल्टो ब्रिज। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत पुराना ब्रिज है। ये अपने टाइम का इंजीनियरिंग मार्वल है। आप इसके नीचे से गुजरना भूल नहीं पाओगे। आपकी जो बोट है वेपोरेटो, वो इसके नीचे से गुजरेगी। इसके ऊपर से जब आप ग्रैंड कैनाल के व्यूज़ देखोगे दोनों साइड के, तो वो बहुत ही मैस्मराइजिंग है। ये है रियाल्टो ब्रिज के ऊपर से ग्रैंड कैनाल का एक साइड का ब्यूटीफुल व्यू। ये है रियाल्टो ब्रिज के ऊपर से दूसरी साइड का ग्रैंड कैनाल का ब्यूटीफुल व्यू। मैं इस वक्त रियाल्टो ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ। ये ब्रिज 1588 में बना था। ये ग्रैंड कैनाल के ऊपर से जा रहा है। 1850s तक ये अकेला ब्रिज था जो यहाँ पे था ग्रैंड कैनाल के ऊपर। ये ब्रिज अपने टाइम का इंजीनियरिंग मार्वल है। इस ब्रिज के बनने के बाद जो यहाँ से शिप्स जाते थे उनका रास्ता बंद हो गया और इस वजह से जो यहाँ के मर्चेंट्स थे उन्होंने अपने जो गुड्स हैं वो इस बिल्डिंग के आसपास के जो बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, उसमें स्टोर करने शुरू कर दिए क्योंकि इसके आगे शिप बढ़ नहीं सकते थे। ये सामने लकड़ी का बना हुआ ब्यूटीफुल एकेडेमिया ब्रिज। आपकी जो है वेपोरेटो की राइड चल रही है। पहले ये रियाल्टो ब्रिज के नीचे से निकली थी, अब ये एकेडेमिया ब्रिज के नीचे से निकलेगी। मैं इस वक्त खड़ा हूँ एकेडेमिया ब्रिज के ऊपर। ये एक वुड का बना ब्रिज है। 1854 तक यहाँ पे कास्ट आयरन का ब्रिज हुआ करता था। उसे कुछ टाइम के लिए रिप्लेस कर दिया इस लकड़ी के ब्रिज से, ये सोच के कि बाद में हटा देंगे, लेकिन कभी भी इसे रिप्लेस नहीं किया गया। और ये वुड का एकेडेमिया ब्रिज आज भी बहुत यहीं पे खड़ा है और यहाँ से चारों तरफ के बड़े अच्छे व्यूज दिखाई देते हैं। ये ग्रैंड कैनाल के ऊपर है। अगर आप मेरे पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको एक गुम्बद सी दिखाई दे रही होगी। ये यहाँ की एक बहुत ही फेमस चर्च है। इसका नाम है सेंटा मैरिया ला डी सैल्यूट चर्च। ये चर्च 1630 में बनाई थी क्योंकि उस टाइम वेनिस की 1/3 पॉपुलेशन प्लेग से खत्म हो गई थी। तो उस टाइम तो पता नहीं था लोगों को कि ये चूहों से होता है प्लेग, तो उन्होंने चर्च बनाई ताकि सेंट मैरी जो होती हैं उनसे प्रे कर सकें कि आप प्लीज़ हमें प्लेग से बचा लो। ये है एकेडेमिया ब्रिज के ऊपर से ग्रैंड कैनाल का बेहद खूबसूरत व्यू। आपको थोड़ी सी दूरी पे ला सैल्यूट चर्च दिखाई दे रही होगी। एकेडेमिया ब्रिज के ऊपर से जब आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको एक खूबसूरत घर दिखाई देंगे। इनके कलर्स नोटिस करना। जब आपका वेपोरेटो एकेडेमिया ब्रिज से थोड़ी आगे बढ़ेगा तो आप ला डी सैल्यूट चर्च के साइड से गुजरेंगे। ये वही चर्च है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि प्लेग से लोगों को बचाने के लिए, प्रे करने के लिए लोगों ने ये चर्च बनाई थी। एकेडेमिया ब्रिज और ला सैल्यूट चर्च के बीच में आपको एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई देगी जिसके ऊपर थोड़े पेड़ हैं। ये पैगी गुगेनहाइम आर्ट कलेक्शन की बिल्डिंग है। पैगी एक अमेरिकन हेयरस थी जो कि रिटायर होने के बाद यहाँ वेनिस में आके इस बिल्डिंग में रहने लगी थी। तभी ये उन्होंने मिड कंस्ट्रक्शन पैलेस ख़रीदा था। उसे थोड़ा रेनोवेट करके उन्होंने यहाँ रहना शुरू किया और उन्होंने अपनी मॉडर्न आर्ट का फाइन कलेक्शन वेनिस सिटी को दिया। थोड़ा सा और आगे जाके सेंट जॉर्ज आइलैंड आएगा। यहाँ पे एक खूबसूरत बेल टावर है। आप इसके टॉप पे जाना, यहाँ से वेनिस सिटी के बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ दिखाई देंगे।
ये जो सेंट जॉर्ज आइलैंड है ये सेंट मार्क स्क्वायर के ऑपोजिट है। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए हैं जिसका नाम है सेंट मार्क स्क्वायर। ये जो आपको दिख रहा है यही सेंट मार्क स्क्वायर है। मैं जिस स्क्वायर पर खड़ा हूँ इसे पियाज़ा बोलते हैं। वेनिस का ये इकलौता स्क्वायर है जिसे पियाज़ा कहलाने का गौरव प्राप्त है। यहाँ पे सारी फेमस बिल्डिंग्स हैं जैसे कि कैंपेनिले टावर, उसके पीछे सेंट मार्क्स बेसिलिका। ये दोनों तरफ जो ये बिल्डिंग दिख रही हैं ये गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। बहुत सारे यहाँ पे कबूतर होते हैं, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, काफ़ी एक्टिविटी होती है यहाँ पे। नेपोलियन को ये जगह इतनी पसंद आई कि उसने इस पियाज़ा को कहा था द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्राइंग रूम ऑफ यूरोप। यहाँ पियाज़ा सैन मार्को पे आपको बहुत सारे कबूतर दिखाई देंगे चारों तरफ, लेकिन यहाँ की लॉ के मुताबिक इनको इस जगह पे खाना खिलाना मना है। ये मेरे पीछे जो इस वक्त बिल्डिंग दिख रही है सेंटर में, ये है सेंट मार्क्स बेसिलिका। 830 एडी में सेंट मार्क्स की जो बोन्स हैं वो वेनिस में लाई गई। उससे इस शहर को काफ़ी रिलीजियस इंपॉर्टेंस मिली थी और वो जो बोन्स थी सेंट मार्क्स की वो यहाँ एक चर्च में रखी गई थी, इसी जगह जहाँ सेंट मार्क्स बेसिलिका है। फिर उसके बाद उस चर्च को रिप्लेस करके ये सेंट मार्क्स बेसिलिका बनाई गई। इसके अंदर सेंट मार्क्स की बोन्स रखी हैं। इसकी जो डोम्स हैं वो ओनियन की शेप की हैं और इसका जो आर्किटेक्चर है वो ईस्टर्न स्टाइल का है। इससे ये मालूम पड़ता है कि जो वेनिस है इसका बिजेंटियम एम्पायर से कोई कनेक्शन था। बिजेंटियम मतलब जो प्रेजेंट डे इस्तांबुल है। अब बारी है कैंपेनिले टावर की। ये सेंट मार्क स्क्वायर की एक और ब्यूटीफुल अट्रैक्शन है। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है टावर, इसे कैंपेनिले टावर बोलते हैं। ये रेनेसांस के टाइम, मेडिवल टाइम में एक इंजीनियरिंग मार्वल था। यहाँ पे एक किला हुआ करता था और ये उसका ऑब्जर्वेशन टावर था, दूर दूर का देखने के काम आता था। लेकिन 1908 में ये टावर गिर गया। फिर उसके 10 साल बाद इस टावर को बनाया गया दोबारा और ये और ज़्यादा ऊंचा बनाया गया। आज इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कैंपेनिले बेल टावर के अंदर एलिवेटर है जिससे हम जाएंगे इस टावर के टॉप पे। जब हम कैंपेनिले बेल टावर के टॉप पे पहुंचेंगे तो हमें सामने ये खूबसूरत व्यू दिखाई देगा। ये जो सामने आइलैंड है ये सेंट जॉर्ज आइलैंड है और इस पे एक बेल टावर है जिसके टॉप से पूरे वेनिस सिटी के और सेंट मार्क स्क्वायर के बहुत अच्छे व्यूज़ दिखाई देते हैं। ये कैंपेनिले टावर के टॉप से डिफरेंट व्यूज़। यहाँ पे ग्रैंड कैनाल एंड होती है। ये सामने सेंट जॉर्ज मजोरे आइलैंड और उसके साइड में एक कम चौड़ा जो लंबा आइलैंड दिखाई दे रहा है, इसे जियो डेका आइलैंड बोलते हैं। यहाँ पे लोकल लोग रहते हैं। टावर के टॉप से ये ला सैल्यूट चर्च दिखाई देती हुई, उसके सामने से ग्रैंड कैनाल जाती हुई और ये वेनिस के खूबसूरत घर जिनकी रेड कलर की रूफ सारे में दिखाई दे रही है। वेनिस के इन घरों की तिरछी छतें और उनको बनाने के लिए रेड कलर की ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। सारे में ऐसा लग रहा है जैसे कि रेड कलर बिछा हुआ है। ये टॉप से पियाज़ा सैन मार्को का व्यू, ये टॉप से सेंट मार्क्स बेसिलिका का व्यू, ओनियन शेप की डोम्स दिखाई देती हुई और उनके साइड में डॉजीज पैलेस है जिसका बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। ये कैंपेनिले टावर के टॉप पे बेल है। सुबह करीब 9 बजे ये बहुत लाउड बजती है, आगे देखना। अब मैं जा रहा हूँ डॉजीज पैलेस, लेकिन उससे पहले मैं यहीं पे एक हॉरर म्यूज़ियम है उसमें जा रहा हूँ। उसकी कुछ वजह है, बताता हूँ क्यों। वहाँ डॉजीज पैलेस पे लंबी लंबी लाइनें लगी थी, तो मुझे पहले से पता था कि डॉजीज पैलेस और कॉरर म्यूज़ियम की कॉम्बो टिकट होती है और कॉरर म्यूज़ियम पे कोई भी लाइन होती नहीं है। तो मैं कॉरर पैलेस पे आया और यहाँ कोई लाइन नहीं। अब यहाँ से टिकट लेके पहले मैं कॉरर म्यूज़ियम देखूंगा और उसके बाद मैं जाऊँगा डॉजीज पैलेस की प्रायोरिटी लाइन में। कॉरर म्यूज़ियम में वेनेटियन हिस्ट्री और आर्ट के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। रेनेसांस से पहले ये लोगों को बस भगवान की भक्ति में लगाए रखते थे। रेनेसांस आने के बाद लोगों को बताया गया कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, एंजॉय करो, और जो ह्यूमन बॉडी है वो सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए नहीं बल्कि सेलिब्रेट करने के लिए। कॉरर म्यूज़ियम से टिकट लेके मैं अब आ गया हूँ डॉजीज पैलेस देखने के लिए।
ये है डॉजीज पैलेस का खूबसूरत व्यू। ये है डॉजीज पैलेस का खूबसूरत फसाड। ये वेनेटियन गॉथिक आर्किटेक्चर का टिपिकल नमूना है। इसमें पॉइंटेड आर्चेज होती हैं, उनके ऊपर 3 लीव्स का कवर और उसके ऊपर आपको राउंड मेडेलियन दिख रहा होगा जिसके अंदर 4 लीव्स क्लोवर है। मैं इस टाइम डॉजीज पैलेस के अंदर खड़ा हूँ। 1500s 1600s वेनिस की गोल्डन एज थी। उस टाइम इन्होंने ईस्ट से ट्रेड कर करके बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। वेनिस के लोग बहुत अमीर हो गए थे, तो वेनिस की जो पावर और वेल्थ थी उसे सेलिब्रेट करने के लिए ये डॉजीज पैलेस बनाया गया। और डॉजीज पैलेस में ड्यूक रहता था। आज भी वेनेटियन गवर्नमेंट की सीट यहाँ डॉजीज पैलेस के अंदर ही है और आज जो वेनिस के ड्यूक हैं वो भी यहीं रहते हैं। करीब 400 साल तक ये जो जगह है डॉजीज पैलेस, ये मोस्ट पावरफुल हाफ एकड़ ऑफ यूरोप रह चुकी है। ये पीछे जो हरा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है सेंटर में, ये पानी इकट्ठा करने के लिए था पुराने ज़माने में। पानी इस स्क्वायर से बह के स्लोप से वहाँ पे जाके कुएं की तरह इकट्ठा हो जाएगा और जब भी पानी चाहिए होगा अंदर बाल्टी डाल के निकाल लो। डॉजीज पैलेस अंदर से एक प्रिजन से कनेक्टेड है और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया गया था जो कि आपको दिखाई दे रहा है। इसे ब्रिज ऑफ साइज बोलते हैं। तो जो कैदी थे उन्हें डॉजीज पैलेस के अंदर से जब जेल पहुंचाया जाता था तो वो कैदी इस ब्रिज को क्रॉस किया करते थे और वेनिस की ब्यूटी उन्हें आखिरी बार देखने को मिलती थी। ये रात के वक्त पियाजा सैन मार्को का ब्यूटीफुल व्यू। रात को ये जगह अलग ही कैरेक्टर ले लेती है क्योंकि लाइटें जगमगा रही होती हैं और भीड़ बहुत कम हो जाती है। ये पियाजा सैन मार्को पे बीच में कैंपेनीले बेल टावर और सेंट मार्क्स बेसिलिका और दोनों तरफ गवर्नमेंट ऑफिसेज। ये सेंट मार्क्स बेसिलिका का बेहद खूबसूरत व्यू। लोग आफ्टर डिनर स्ट्रॉल करते हुए, जिसे इटालियन में पासीजाटा बोलते हैं। सेंट मार्क्स स्क्वायर पे आपको 3-4 जगह म्यूजिशियन म्यूजिक परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। काफ़ी अच्छा म्यूजिक होता है इनका। अगर आप वेनिस जाना चाहो तो उससे जुड़ी तमाम ट्रैवल हेल्प के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिखा है।